और आज भी कल वाला जो प्रोग्राम था उसके ही मज़मून के तसलसल में कुछ हिस्सा उसका बाकी रह गया था। लेकिन उससे पहले आज के प्रोग्राम में कुछ दोस्तों ने एक मैसेज मुझे कसरत से शेयर किया कि जिसका मतलब ये था कि वो पेज जो है वो डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ख़ुद नहीं, कोई और हैं जो उनके फ़ैन हैं या जो कुछ भी है। बात यह है, मैंने कल भी ये वजाहत की थी कि मुझे न सिर्फ ये कि कोई शौक़ और ख्वाहिश नहीं है कि ज़रूर डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने ही वो बातें की हों, बल्कि मैंने कल दौरान गुफ्तगू कई दफ़ा इस बात का इजहार किया था कि अल्लाह करे कि ये डॉक्टर साहब ना हों, लेकिन नफ्स मज़मून वो था, वो अभी तक वहाँ पर मौजूद भी है। तो मेरी गुफ्तगू उस पोस्ट के ख़िलाफ़ वाक़या होने, उसके हक़ाइक़ को मसख़ करने और उसके मतन के अंदर बुग़्ज़ और हसद के होने पे मेरा सारी गुफ्तगू का दारोमदार था। मेरा मकसद किसी एक शख्स को, यानी अगर ये बात डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने की हो तो फिर ठीक है, अगर किसी और ने की हो तो फिर गलत है। हर दो सूरतों में मेरा मकसद और मेरे सामने जो इशू को आइडेंटिफाई करके उस पर बात करने में शख्सियत नहीं, बल्कि वो जो बात की गई है वो ज़ेर गुफ्तगू थी। बाज़ तबकों के नापसंदीदगी या हासदाना रवैयों की बुनियाद पर अहमदी अपनी खिलाफत और अपनी इमामत के साथ जो उनका एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है उससे कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ों को समझने के लिए उस पैराडाइम को और उस प्रीटेक्स्ट को, उस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक आपको उन हक़ाइक़ का पता नहीं होगा तो आप बिल्कुल ऐसे फ़ज़ा में बातें करते रहेंगे, सुनी सुनाई वाली बात है। और उसका जब आप ततब्बो करेंगे तो पता चलेगा कि उसकी बुनियाद जो थी वो आपकी एक अमूमी नापसंद और एक उमूमी जज्बात बुग़्ज़ व इनाद के ऊपर है। तो जब उसके ऊपर है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए और बताना चाहिए कि आपके गैज़ व गज़ब को तो हम नहीं कम कर सकते। आपके अंदर हसद की अगर कोई आग जल रही है तो उसको रश्क में तब्दील करने पे हम कादिर नहीं हैं, लेकिन हम हक़ाइक़ ज़रूर बताएंगे कि ये बात ऐसे नहीं है, अमर वाक़या ऐसा नहीं है। आगे इसके बाद चूँकि ये ऐसा मौजू है कि जो आज का नहीं है, पहले तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि जमात अहमदिया की माली खुद इन्हिसारी, ये उस वक्त से इसके ऊपर जमात की तवज्जो है जब वो हालत थी कि सदर अंजुमन अहमदिया के मुलाजमीन को तनख्वाहें देने का भी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता था। वाक़फ़ीन ज़िंदगी जो हैं वो बस जो स्पेन में आए थे पहले मुबल्लिग जमात के, उनको तो कोई पीछे से तनख्वाह भी नहीं देने का बंदोबस्त था। उन्होंने मजदूरियाँ करके पता नहीं अपने आप को किस किस तरह से सपोर्ट किया, लेकिन वो जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। और बिलाखिर उसमें उनकी ज़िंदगी ही में मस्जिद बिशारत स्पेन बनी। तो हमारे पास एक कुर्बानियों की और अपनी एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वक्फ़ ज़िंदगी, ज़िंदगियाँ तक वक्फ़ करने की। अम्वाल वक्फ़ करना तो बाद की बात है, वो तो उससे निचले दर्जे पे आएगा। लोग अपनी जानें और ज़िंदगियाँ वक्फ़ करके बैठे होते हैं, तब ये वक्त आता है। हज़ार राह चले फिर वो राह गुज़र आई कि एक सफ़र में रहे और हर सफ़र से गए। ये ऐसे नारेबाजियों से और ढकोसलों से और सिर्फ बुग़्ज़ व इनाद के ऊपर बुनियाद रख के तो हुल्लड़बाजी से इस तरह की जो ख़ुद इन्हिसारी है वो नसीब नहीं हुआ करती। अब इसके मैंने अर्ज़ किया था जैसे कि एक दो ऐसे छोटे छोटे वाक़यात और मिसालें भी होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये ऐसे फ़ज़ा में से ऐसे जैसे कहते हैं ना कि राह चलते नसीब होने वाली चीज़ें नहीं हैं। इनके ऊपर माहाना और सालाना और सदियों की प्लानिंग के हिसाब से जो कौमें चलती हैं, जो जिन लोगों का उस पर मतमा नज़र होता है कि हमने पहुंचना कहाँ है, ये मंजिलें और ये दरमियान के माइलस्टोन्स जो हैं ये उनको नसीब होती हैं। जिस दिन आप इस तरह करना शुरू कर देंगे, आप अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है, वो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आप मेहनत करके देख लें, आप अपनी सफ़ों में इखलास और वफ़ा और इसार और कुर्बानी कि ये हालतें पैदा करके देखें। जब कर लेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी देख लेंगे। लेकिन जब ये आपको अपनी सफ़ों में नसीब नहीं है, तो जहाँ पर ये नसीब हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से,
उसके ऊपर आप खिलाफ वाक़या इस तरह के दुश्नाम और तंज और एक तज़हीक के साथ कोई मकसद हासिल होने वाला नहीं है सिवाय एक फ़ज़ा को मसमूम और जहरीला करने के। हमारे वालिद साहब 2010 से ज़रा पहले मुस्तकिल एक उनको जैसे बीमार थे, दाखिल हुए, हॉस्पिटल में थे, तो उस वक्त एक दोस्त हमारे वहाँ पर उनको पता चला कि जी वो हॉस्पिटलाइज हैं, मैं उनके साथ था अटेंडेंट के तौर पर वहाँ फजल उमर में। तो उनको पता चला तो कि मेरे वालिद साहब वहाँ दाखिल हैं, तो वो पुलिस अफसर थे वहाँ झंग के ज़िले के, तो ग़ालिबन उस तरफ कहीं दौरे पे आए होंगे या जैसे भी, लेकिन बहरहाल मुझे उनका उसी वक्त फ़ोन आया कि जब वो बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर आ चुके थे और बल्कि उनकी गाड़ियाँ अंदर आ चुकी थी। तो वहाँ ज़िली पुलिस अफसर जब मूव करते हैं तो उनके साथ 2-4 गाड़ियाँ इस तरह सिक्योरिटी स्टाफ होता है। तो खैर मैं नीचे गया, उनको लेके वालिद साहब के बेड तक आया, वो वहाँ हाल अहवाल पूछते जैसे जो एक तरीक़ेकार होता है। तो मैंने कहा कि आपने तरद्दुद किया और ज़हमत फरमाई, तो आप वैसे फ़ोन पे बात हुई थी तो आप पूछ लेते। तो आगे से कहते हैं कि मेरे जब वालिद साहब फौत हुए थे तो आप उनका अफसोस करने मेरे घर आए थे। तो ये तो बाजियाँ होती हैं, और ये तो नहीं है कि एक पुलिस अफसर का जो या एक एसएसपी का जो वालिद है उसकी अहमियत ज़्यादा है और एक जो बंदा अफसर नहीं है तो उसके वालिद की अहमियत नहीं है। लिहाजा ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ था, मुझे आना चाहिए था। तो खैर मैंने जैसे शुक्रिया के बाद हम नीचे आए तो वहाँ पर ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट उस वक्त अभी उसकी बिल्डिंग का इफ्तिताह हो चुका था, ऑपरेशनल थे वो सारी चीज़ें। तो वहाँ उसकी बेसमेंट में नीचे एक कैफ़ेटेरिया बड़ा अच्छा बना हुआ है, अच्छा वर्ल्ड क्लास किस्म का, साफ़ सुथरा। तो मैंने कहा कि उनके साथ 2-3 दोस्त भी थे प्राइवेटली जो उनके पुलिस अफसरान नहीं थे, वैसे उनके कोई दोस्त होंगे कार में। तो मैंने कहा जी आएँ अब आप कुछ रिफ़्रेशमेंट्स के लिए। अब इसरार करके जब हम वहाँ गए हैं तो जब मैं कुछ ऑर्डर करने लगा तो उन्होंने ऐसे ही यहाँ से मेरा बाजू पकड़ के और अपने दोस्तों का भी एक हाथ से और एक हाथ से मुझे पकड़ा हुआ, और वो छत की तरफ और दीवारों की तरफ, और ज़ाहिर है नई नई बिल्डिंग अभी उस वक्त इफ्तिताही हुआ था, तो बड़ी तहय्युर के साथ उसकी एक एक चीज़ को देखते हुए तो बड़ी हैरत से कहते हैं कि शैवा रहन दो, सब मैनू तो एक होर परेशानी है। मैंने कहा जी खैर हो, बताएं। कहते हैं हमारे लीडर यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से दौरे करने दुनिया के, जाती दफ़ा कहते हैं हम फ़लाँ मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं और वहाँ से हम इस तरह की इमदादें लेके आएंगे। वापस आके एयरपोर्ट पे उतर के वो कहते हैं हम इतने $मिलियन का फ़लाँ जगह से वादा ले आए, फ़लाँ जगह से ये इमदाद का वादा ले आए। जब मुल्क में हम ट्रैवल करते हैं तो वो जो $मिलियंस हैं वो कहीं लगे हुए नज़र नहीं आते। सरकारी दफातर, सरकारी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम, सरकार के जो मैनेजमेंट के इदारे हैं, वहाँ पर उस तरह की रकमें महसूस नहीं होती आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर। तो अपने वो जो उनके साथ थी नॉन अहमदी दोस्त थे, उनको कहते हैं यार इनको हम कहते हैं कि इनको फ़लाँ मुल्क एड देता है, इनको फ़लाँ देता है, और ये बेचारे आगे से इनकार करते हैं कि हमें कोई एड नहीं देता, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, ख़ुद इन्हें सारी हमारा चंदों का पैसा होता है, हम अपनी उसको इस्तेमाल ज़रा चूँकि कोशिश से और मेहनत से और कुर्बानी से अमवाल जो इकट्ठे किए गए होते हैं उनको बेदर्दी से इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए उसमें अल्लाह ताला ये बरकत भी रखता है। कहते हैं हमारे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बात अपनी जगह पर, लेकिन जब इनके यहाँ रब्वा में आते हैं तो मुख्तलिफ़ दफातर या मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स या मुख्तलिफ़ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रेमिसेस हैं, जब वहाँ जाएँ तो वो पैसे नज़र आते हैं कि खर्च हुए हुए हैं, और महसूस होता है कि ये अपने लेवल पर एक मुसलसल तरक्की पजीर और एक डेवलपमेंटल सिस्टम है। उसके कुछ अरसे के बाद हमारे वालिद साहब की वफ़ात हो गई। तो उसके जो भी उसके बाद कोई 2-4 महीने के बाद हमारे एक इस्लामाबाद में जो हमारे पुराने दोस्त थे, हमारी रिहाइश भी इकट्ठी थी, दोस्ती थी, सब कुछ था, ताल्लुक़ था, उनका भी ब्यूरोक्रेसी से इसी तरह इसी शोबे से ताल्लुक़ था। तो उन्होंने कहा कि जी हम आ रहे हैं, ईद की छुट्टियां थी, ग़ालिबन उनको आम तौर पर छुट्टियां नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि वो आपके वालिद साहब का अफसोस भी ड्यू था, हम एज ए फैमिली नहीं आ सके थे, तो हम ईद पे आपके पास, ईद के मान बाद अगले दिन हम रब्वा आएंगे। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह आएँ।
तो जब वो रास्ते में थे तो मैंने पूछा कौन कौन आ रहे हैं, तो वो सारी फैमिली आ रहे थे, मतलब उनकी वालदा भी तो उनके बेगम, बच्चे, भाई सब। तो उस पे उनकी वजह से कि उन्होंने पहुंचना है आराम के लिए, मैंने उनके लिए वहाँ गेस्ट हाउस का अरेंजमेंट करवाया खुदाम अहमदिया का वहाँ ईवान महमूद में। तो जब वो आके तो अभी गाड़ी से सामान वगैरह उतार के रखने जा रहे थे, तो जो गेस्ट हाउस के अटेंडेंट थे उन्होंने उनके वालदा से पूछा कि मैडम बताएं आप खाने का कितने बजे लगाऊं। तो बेख्तियार कहती हैं बेटा अभी खाने को छोड़ो, अभी फ़िलहाल ये गाड़ी में से सामान उतर जाए तो हम दोबारा कार में बैठ के हम रब्बा देखने जा रहे हैं। हमें तो ये समझ ही नहीं आ रही, हम तो कुछ और समझा हुआ था कि ये कोई जैसे इनके कोई पीर हैं तो उनकी वो गद्दी नशीनी होगी, तो लेकिन यहाँ तो एक पूरा सेंसिबल ऑर्गेनाइजेशनल हवालों से बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। हमें हैरत है, हम पहले शहर घूम के देखना चाहते हैं फिर आके खाना खाएंगे। अगले दिन उनके जो बैचमेट्स थे वो इर्द गिर्द जगहों पे जो तैनात थे, फैसलाबाद में, सरगोदा में, उनको पता चला तो वो मैं आई वॉज जस्ट ओवर हियरिंग ऑन टेलीफोन, तो वो जो उनको फ़ोन करे हो कहे तो अहमदी तो नहीं हो गया किते, तो वो कहे नहीं नहीं आके चेक कर लो, मैं नहीं हूँ लेकिन मैं बहरहाल मेहमान हूँ, मेरे दोस्त हैं तो मैं इनके पास ठहरा हूँ। किस्सा मुख्तसर, दोपहर के खाने तक वो कोई 4-5 जो करीबी डिस्ट्रिक्ट्स में उन्हीं के साथ ही पोस्टेड थे, तो वो 4-5 एसपीज़ जो हैं वो वहाँ उनको मिलने आ गए। अब ईवान महमूद का जो है इंसारुल्लाह के गेट से लेके तो गोल बाज़ार की तरफ, जहाँ वक्फ़ जदीद जिन लोगों ने देखा हुआ है उनको पता होगा, तो वो चारों तरफ उनकी पुलिस की वैन सी खड़ी थी। लोग देखने वाले यही समझ रहे होंगे कि पता नहीं इस पर कुछ छापा पड़ गया है, लेकिन वो बहरहाल उनकी अपनी प्राइवेट कारें अंदर चली गई और जो उनके पास साथ जो सिक्योरिटी मोबाइल्स थी वो स्टाफ बाहर ही था। तो खाने पे बातें शातें शुरू हो गई और सवाल फिर उन्होंने कहा जी हम आए तो हैं, ये हमें आपका सिस्टम भी बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ हमारे जहन में भी क्वायरीज़ हैं, हमारे जहन में सवाल आते हैं, तो आप अगर इसको माइंड ना करें तो मेरे साथ बुज़ुर्ग दोस्त थे उस वक्त सैयद कमर सुलेमान साहब, वो कहते हैं नहीं आप आए हैं, आप यू आर एट योर ईज़, आप जो मर्ज़ी बात करें, ऐसा क्या मसला है। हमारे जज्बात उन्होंने कहा कि इतने नाजुक नहीं है कि जो बात पूछने से ही मजरूह हो जाते हों, आप फरमाएं। तो वो जो एसपी फैसलाबाद थे वो कहते हैं कि देखें जी बात ये है कि आपके जो पब्लिक है वो तो चंदे देती होगी ठीक है, लेकिन आपके जो खलीफा होते हैं वो हम भी देखते रहते हैं आपकी चीज़ें अपना टीवी वगैरह पे, तो इस तरह मोटरकेड पे सफ़र करते हैं, इतना स्टाफ होता है, ये होता है, तो इसका मतलब है कि आप में भी वही प्रिविलेज्ड क्लास और वो नॉन प्रिविलेज्ड क्लास, तो ये आप मतलब बात तो वही बन गई ज़रा एक अच्छे लेवल पे जाके, तो पब्लिक का पैसा होता है और वो फ़र्द वाहिद की उस स्वीट विल पे चला जाता है। तो जब उनका सवाल कंप्लीट हो गया तो मैंने मीर साहब की तरफ देखा, कमर सुलेमान साहब, तो वो कहते हैं आपके मेहमान हैं, दें जवाब आप इनको। तो खैर मैंने कहा कि चलें जी आप मुझे कह रहे हैं, तो मैंने कहा जनाब गुजारिश ये है कि आप सारे पढ़े लिखे हैं, दुनिया में जहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन की हिस्ट्री है वहाँ पर एक्सप्लॉयटेड जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो बिलबिलाता है और वो कहता है कि हमारे हुकूक भी तलफ हो रहे हैं, हमें एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, और ये एक मुहिम चलती है और फिर वो बाहर निकलता है और वो मोमेंटम गेन करती है और बिल आखिर दुनिया के बड़े बड़े जो इदारे और NGOs और हुकूमतें वो फिर उनको रेस्क्यू करने के लिए तहरीकें चलती हैं और उनके लिए हेल्प को आते हैं। तो मैंने कहा ये जमात अहमदिया का जो केस आप पुट अप कर रहे हैं हमारे सामने, उसमें हकीकत हाल ये है कि हम बिल्कुल सुकून से हैं, हम जो चंदा देते हैं हमें कोई मसला नहीं है, आप हमें आके बता रहे हैं कि हम बड़े मजलूम हैं, हमारे हुकूक तलफ हो रहे हैं और हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। मैंने कहा भाई इसको दूसरी तरह से भी देख लें कि जो खलीफा नहीं होते हुए अहमदी होता है वो उसकी सोच ये है कि मेरे तक हर गर्म हवा, हर मुश्किल हमारे ऊपर तो आए लेकिन खिलाफत अहमदिया यानी हमारे खलीफा के ऊपर ना आए। एक फरमान है मैंने सबकी सुनी